ओके क्लास, तो हमने कल जो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप फिनोटाइप्स के बारे में पढ़ा था। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 heterozygate TT to be exactly like that TT parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factor one dominates the other and hence it is called the dominant factor while the other factor is recessive। जब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने हेट्रोजाइगोट जो था, जो T और T था, उसमें जब देखा तो उनके जो फिनोटाइप जो एक्सप्रेस हुए थे वो T क्योंकि डोमिनेंट था तो वैसे ही स्ट्रक्चर बन के आया था, वैसे ही प्लांट ग्रो किया था। तो ये पता चलता है इससे कि दो हेट्रोजाइगस में जो एक फैक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। इस केस में जो टी था जो कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था वो डोमिनेंट था, जबकि जो स्मॉल टी था वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो रिसेसिव था। ही ऑब्जर्व द आइडेंटिकल बिहेवियर ऑफ फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर ट्रेड पेयर दैट ही स्टडी। It is convenient to use the capital and the lower case of an alphabetical symbol to remember the concept of dominance and recessiveness। इन्होंने जो कैपिटल वाले को डोमिनेंट माना है और जो स्मॉल लेटर है उसको रिसेसिव माना है। ठीक है, The TT plant is heterozygous for the gene controlling one character. It is a monohybrid and the cross between TT and TT is a monohybrid cross। जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा के देख रहे हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है जब। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and the dark plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted into a gamete. This segregation of alleles in a random process and there is a 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified as a result of the crossing। इसको हम इस चीज़ से समझते हैं। एक टॉल प्लांट है, एक डार्क प्लांट है, देख सकते हो आप। ठीक है, गैमेट्स इनके क्या है, टॉल प्लांट के TT और इधर स्मॉल TT। F1 जनरेशन में जब हमने चारों को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिले, TT, कैपिटल T स्मॉल t। फिर जब हमने कैपिटल T और स्मॉल t दोनों को आपस में कराया तो हमें चार तरीके के फैक्टर मिले। एक कैपिटल वाले डबल कैपिटल T, दो सिंगल कैपिटल T और दो हेट्रोजाइगस यानी कि एक कैपिटल T और स्मॉल t आप देख सकते हो, और लास्ट वाला TT। तो इसका रेशियो था 1:2:1। ठीक, दिस इज कॉल्ड द प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड स्क्वायर का क्रॉस को कंडक्ट किया गया था मेंडल ने बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग द डार्क प्लांट्स। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। The segregation of alleles is a random process and there is a 50% chance of gamete containing either allele as has been verified by the result of crossing. In this way, the gametes of the tall TT plants have the allele T and the gametes of the dark TT plant have the allele T. During fertilization, the two alleles T from one parent say through the pollen and T from the other parent say through the egg। मैंने आपको बताया था एक मेल से फैक्टर आता है, एक फीमेल से फैक्टर आता है। दो जो F1 और F2 प्लांट थे वो ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द एग्ज़ाम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि किस तरीके से क्रॉसेस कराए गए हैं और लास्ट में जो रिज़ल्ट निकला है वो फिनोटाइपिक का क्या है, 3:1 का, और जो जीनोटाइपिक ट्रेस जो निकले हैं वो निकले हैं 1:2:1 के। ठीक, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्यूनेट स्क्वायर। The production of gametes by the parent, the formation of the zygote, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram called the Punnett square. It was developed by the British scientist Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotype of offspring in a genetic cross। तो ये Punnett square क्या है, एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो भी
प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की जाती हैं कि कौन से पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफस्प्रिंग्स के आ सकते हैं आफ्टर द जेनेटिक क्रॉस. The possible gametes are written on two sides, usually the top row and the left columns. All the possible combinations are represented in bones below in the squares, which generate a square output form. The Punnett square shows the parental tall TT male and the dwarf TT female plants. The gametes produced by them and the F1 TT progeny. The F1 plant of the genotype TT are the self-pollinated. जो प्यूनेट स्क्वायर में था पहले क्या किया, जो पेरेंटल जो टॉल प्लांट्स के मेल लिए गए और डॉर्फ टीटी फीमेल ली गई, उनको जो है क्रॉस करवाया गया और उसको F1 नाम दिया गया. इसमें टीटी प्रोजेनी भी आई. इसके बाद जो F1 के प्लांट जो जनरेट हुए थे उनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया, उसके जिससे क्या हुआ, जो मेल of the F1 generation respectively the F1 plant of the genotype TT when self-pollinated produces gametes of the genotype T and T in equal proportion. उसके बाद जो उन्होंने जब सेकेंड क्रॉस करवाया तो T और T की equal proportions आई, बराबर में आए. When fertilization takes place, the pollen grain of genotype T have a 50% chance to pollinate eggs of the genotype T. जब अगर इनमें फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो जो पॉलन ग्रेन जिनके जीनोटाइप टी थे उनके 50% चांस थे उनको एक्स जीनोटाइप टी वाले को ही पॉलिनेट करने के लिए. एज वेल जो स्मॉल जीनोटाइप थे डाफ वाले थे, जो उनमें 50% चांसेस थे वो फीमेल की पॉलिनेटिंग एग और जीनोटाइप कैपिटल टी को क्रॉस कराने के लिए. Genotype T. As a result of random fertilization, the resultant zygote can be of the genotype TT, TT और TT. तो हमें तीन तरीके के ट्रेड्स प्राप्त हुए, एक डबल टी मतलब कैपिटल डबल टी, एक कैपिटल और स्मॉल टी और स्मॉल डबल टी. ठीक. From the Punnett square, it can be easily seen that the 1/4 of the random fertilization leads to TT, half lead to TT and the 1/4 of 2 to TT. Though the F1 have the genotype of TT, but the phenotype character seen is tall. ठीक. चाहे भले ही TT इस कैपिटल T स्मॉल t वाले phenotypes ही एक्सप्रेस हुए हों, पर जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले वो क्या थे, वो टॉल थे. मतलब हम कह सकते हैं जो 3/4 प्लांट थे वो टॉल थे और जिनमें टीटी था, दो कैपिटल टी थे वो और स्मॉल एक कैपिटल टी और स्मॉल टी था, और जो उनका स्मॉल टी थे बस वही वो थे डाफ वाले थे. ठीक. दीज आर द फॉर्मूलाज. तो ये इतने डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही आपको समझना है. फ्रॉम द प्रीसीडिंग paragraphs, it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability, but simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has a TT or TT composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plants from the F2 with the dwarf plant and this is called a test cross. अब क्या हुआ कि अगर कोई F1 और F2 के जो प्लांट्स आए, इनकी TT और एक कैपिटल T स्मॉल t कंपोजिशन थी, तो इनको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि जो जीनोटाइप जो इन दोनों का था वो क्या था, जो कैरेक्टर शो कर रहे थे दोनों टॉली शो कर रहे थे. तो इस चीज़ को पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया, उसने टॉल प्लांट्स जो टॉल प्लांट्स तो थे इनके F2 वालों को उन्होंने दोबारा F2 वाले की डार्क प्लांट के साथ में फिर से उनका क्रॉस कराया और इसको हमने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म showing dominant phenotype whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. Figure 4.5.5 shows the result of the typical test cross where violet color flower is dominant over the white color flower. अब आपको इसमें पुनेट स्क्वायर का है
तो वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू हैव टू यूज़ द पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स। उन्होंने 2 जनरल रूल्स बताए इनहेरिटेंस के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इनको हम आज के उसमें कहते हैं प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट लॉ था उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड जो था लॉ था उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। उसने ये बताया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं, उनको उसने फैक्टर्स नाम दिया जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और जीन्स कहते हैं। अभी फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, उसने कहा कि ये जो जीन्स है, ये फैक्टर्स है, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। और अगर 2 फैक्टर्स साथ में हैं तो उनमें से एक जो है, उस पेयर में एक जो फैक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा वो रिसेसिव होगा। सो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the Fn and the expression of both in the F2. It also explain the proportion of 3:1 obtained at the F2. तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसने एक्सप्लेन किया कि एक ही पेरेंटल कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और बोथ जो है एक्सप्रेस होते हैं F2 की जनरेशन में। इसलिए उसने इसको कहा, इस प्रोपोर्शन को 3:1 बताया जो कि F2 की जनरेशन में मिला। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन दो वन ऑफ द सेट इज़ नॉट सीन एट द F1 स्टेज। इसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो लॉ ये कहता है कि जो एलीज होती हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं होती, मिक्स नहीं होती हैं और वो रिकवर्ड हो जाती हैं F2 जनरेशन में। मे बी F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस ना हो, लेकिन F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, दो द पेरेंट कंटेन 2 एलीज ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलीज ऑफ द पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर such that a gamete receive only one of the 2 factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces 2 kinds of gamete, each having one allele with the equal proportion. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस हमें यही बताता है कि पहले फैक्टर्स में लॉ जो एलीज होती हैं वो आपस में अलग हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है, लेकिन दूसरे में जो दूसरा F2 प्रोजनी होती है उनमें जब हम उसको क्रॉस करवाते हैं तो जो होमोजाइगस प्लांट जो होता है वो एक हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस भी 2 तरीके के हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? व्हेन एक्सपेरिमेंट on peas were repeated using other traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the 2 parents and was in between the 2. क्या होता है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया तो उन्होंने देखा कि समटाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो F1 जो होता है उसमें जो फिनोटाइप होते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, और जबकि बीच के कोई होता है उसमें रिजेंबल, मतलब बीच की किसी स्टेज में रिजेंबल करते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने देखा कि उन्होंने क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर के बीच में। जो F1 जो जनरेशन में जो कलर आया वो आया पिंक। When the F1 was self-pollinated and the F2 resulted in the following ratio: RR red, 2 red and 1 RR white. तो जब दोबारा F1 वालों को सब सेल्फ पॉलिनेटेड कराया तो जो रेशियो प्राप्त हुआ उसमें 1 रेड था, 2 पिंक कलर थे और 1 जो है वाइट कलर था। तो here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from the 3:1 dominant, that is recessive ratio. What happened was that R was not completely dominant. क्यों? इसमें अभी तक तो मैंने आपको यही बताया था कि जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता, पर इस केस में क्या हुआ कि जो R था वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था,
जो बीच के जो हेट्रोजाइगस जीन्स प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन इसको समझते हैं। देखिए, what exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some other recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene has, as you know by now, contains the information to express a particular trait. ठीक है, अब तक आपको ये पता चल गया है कि जो जीन्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 कॉपीज़ ऑफ जीन होते हैं, which is one come from the mother side, one come from the father side as a pair of alleles. ठीक, these two alleles need जो now these two alleles जो है वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। एज इन हाइट्रोजाइगोट, one of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that particular allele contains. इसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एलील की थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. Now there are the 2 copies of this gene, the 2 allelic form. Let us assume, as in more common, that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of the substrate. As theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal or less efficient enzyme or non-functional enzyme and no enzyme at all. उन्होंने इसमें एक एग्जाम्पल बताई कि जो एक जीन को कंसीडर करिए जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब जब उसके साथ में सबस्ट्रेट के साथ में अगर वो मिलता है, सबस्ट्रेट लॉक इन की आपने पढ़ा होगा मे बी हाइपोथेसिस, तो जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो मॉडिफाइड जीन्स एलील्स को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि नॉर्मल भी एंजाइम्स सीक्रेट कर सकती है और लेस एंजाइम भी, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम भी सीक्रेट कर सकती है और कभी कभी कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं कर सकती है। देखिए, इसमें लेस्ट में का जो फिनोटाइप ट्रेट होता है वो डिपेंडेंट होता है किसी भी अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर। जो अनमॉडिफाइड एलील होती है जो कि फंक्शन होती है, इट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, it is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. Hence it is an example. Above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. देखिए, मेन बात इसमें यही है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस होता है इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा जीन्स में मॉडिफिकेशन की वजह से ये जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है और रिसेसिव वाला कैरेक्टर होते हैं वो ब्लेंड होके आप जो रिज़ल्ट देते हैं। हालांकि उसके पहली चीज़ें में जो मेन जो फैक्टर्स थे उनमें नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन इनमें कलर्स में या कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शन वाले कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा से आपको जीन्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक, सो जस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ just read the whole topic which I have taught you. After that, when I'll give you some questions on the Punnett square and hybrid process, then you will get to know कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। I'll send you the one link also so that it would be more clear for you. Fine, this would be the additional video for you all for your better understanding. ठीक है, तो till that time, take care and bye. Have a nice day.